नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अब चर्चा तो ये है कि 10 मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग कर देगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी और अगर हम नज़रें दौड़ाएं पूरे देश पर और अलग-अलग राज्यों पर, क्षेत्रीय दलों पर या जो राष्ट्रीय दल हैं उन पर भी, तो समाजवादी पार्टी को छोड़ कर के मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि अभी और किसी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को एकमुश्त 195 कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी और 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के ये 195 प्रत्याशी हैं। इनमें 34 केंद्रीय मंत्री हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 28 महिलाएं हैं, 47 युवा हैं यानी 50 साल से कम उम्र के हैं, 57 ओबीसी बताए हैं, 27 एससी हैं और 18 जो हैं वो एसटी हैं। ये मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने बताया है। ये जो सूची है 195 की, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी है जो वाराणसी से लड़ेंगे, तीसरी बार लड़ेंगे। राजनाथ सिंह का नाम भी है जो लखनऊ से लड़ेंगे। अमित शाह का नाम है जो अपनी अहमदाबाद सीट से लड़ेंगे। और हाइलाइट्स ये हैं कि दिल्ली से सीधे 4-4 टिकट काटे गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोई बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हुई है। 10% के आसपास जितने कैंडिडेट घोषित किए हैं, उनमें टिकट काटे गए हैं। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ धीरेन्द्र पुंडीर जुड़ गए हैं। उनको जोड़ लेते हैं। अनुपम मिश्रा बस कुछ ही पलों में जुड़ने वाले हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मोटे तौर पर जब आप इन 195 प्रत्याशी की सूची को देखते हैं, तो ये सूची है कैसी आपकी नज़र में? कोई रिस्क लिया गया है, कोई बदलाव किया गया है, कोई संदेश दिया गया है? कैसे देखते हैं आप इस सूची को? मैं सबसे पहले इस सूची को इस तरह से देखता हूं कि जो 370 सीट बीजेपी जीतना चाहती है, जो उसने नारा दिया है, वो वाकई एक नारा नहीं है, वो उनको जीतना चाहती है और उसके लिए वो सिंसियर एफर्ट कर रही है। यहां तक कि अपने 3 मुख्यमंत्री, 2 उन्होंने लिखा है, वैसे 4 भी कह सकते हैं, हालांकि उनको फिर नल एंड वॉइड कर दिया था। जगदम्बिका पाल को कभी लिखा नहीं जाएगा रिकॉर्ड में, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल, विप्लव देव और शिवराज सिंह चौहान, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को ये हर्ष रंजन ने मुझे करेक्ट किया, क्योंकि वो तावड़े जी 2 ही बोले थे। तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन चुनाव जीतने के लिए, मैं कह रहा हूं, मेरे कुछ आइडिया हो सकता है अलग हो, लेकिन एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ये एक बेहतरीन तैयार की गई लिस्ट है, जो जीत की तरफ जाती हुई पार्टी के कॉन्फिडेंस को शो कर रही है, जो कोई बदलाव नहीं करना चाहती और जीत के गणित को, चूंकि जब पिछली बार टिकट दिए गए और पहली बार टिकट दिए 14 में, तो उस समय जातीय समीकरणों को काफी हद तक बहुत तराजू से तोल के रखा गया था। तो मुझे लगता है कि अनुपम जी आ गए, उनका भी स्वागत है, सब लोग हमारी तरफ से भी। आप अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आप दोनों बांधवों को स्वागत। जी जी। तो मुझे लगता है कि इस बार की लिस्ट, अगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ ही देखें, जो मैंने आपसे इस प्रोग्राम में कई बार डिस्कस हुआ था कि मुजफ्फरनगर सीट कहीं नहीं जाएगी, कोई नहीं ले सकता, और ना आरएलडी का कोई झगड़ा इस पे है, तो वो सीट वापस वहीं संजीव बालियान जीते हुए कैंडिडेट है। और इस बार उसकी जीत जो है, अगर मौजूदा सिनेरियो जिसमें हम बात कर रहे हैं कंटिन्यू परसिस्ट करता है और कोई अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं होता है, तो वो जीत का अंतर इस बार 50-60 हजार से 1 लाख के ऊपर चला जाना है। उसी तरह प्रदीप चौधरी को आप देखिए, जो 4 अंतर, मतलब जो मेजर चीज दिख रही है कि बीजेपी ने अपने
पुराने जो उसने मेहनत की हुई है उसी पर रखा है, बशर्ते इस दौरान जीत की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसने अपने जो तय मापदंड है उनमें थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे 76 साल की हेमा मालिनी को टिकट दिया है, 82 साल के जगदम्बिका पाल को टिकट दिया है। तो ये कोई विचलन नहीं है, लेकिन जीत के लिए पार्टी की स्ट्रेटजी है। वो नहीं चाहती कि ऐसे मौके पर जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरे कार्यकाल में आए, मैं ये बात पूरे उससे कह रहा हूं कि जब वो तीसरे कार्यकाल में आए तो वो 302 से ऊपर लेके हर हालत में आए। अगर कोई कम तो पूरी हो जाए बरासी की, इसलिए ये ध्यान रखा गया है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, एक चेंज किया, 4 सीटें, 4 उसमें चेंज है उत्तर प्रदेश की लिस्ट में, जो आपने भी देखे। हालांकि एक बड़ा चेंज भोपाल का भी है, भोपाल में से उन्होंने जो प्रज्ञा ठाकुर है उसका टिकट उन्होंने, चूंकि मोदी जी याद होगा नाराज हुए थे जब महात्मा गांधी वाले उस पर, तो वो सब हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी का पहला सीट इन्होंने दिखाया है। बाकी मंत्रियों से कहा गया, ये एक अच्छी बात है कि चूंकि आप ओवरऑल मुझे लगता है पूछ रहे हैं, इसीलिए मैं यूपी से बाहर निकल रहा हूँ। केरल में अगर आप देखेंगे AK एंटनी के बेटे को बाकायदा टिकट दिया, जिसका एक्सपेक्टेशन था, वो टिकट अच्छा टिकट है। इसके अलावा आपने देखा विदिशा से उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को दिया, और जो एक किसी किस्म का जो बरगलाने का प्रयास होता है, विपक्ष इस पर अटैक कर रहा था कि आपने, हालांकि जब अगर वो बन जाते मुख्यमंत्री तो वो ये कहता कि आपने इन्हीं को बनने दिया, कोई और नहीं बनेगा, और चूंकि वो नहीं बने हैं तो इसलिए वो भी ये कह रहा है कि आप इनको जगह नहीं दे रहे थे। ये तमाम चीजों को देखते हुए बीजेपी ने एक संतुलित, बेहतरीन और अपने हिसाब से जो रणनीतिक तरीके से तैयार की जा सकती है वो लिस्ट उन्होंने तैयार की है। अनुपम जी थोड़ा देर से जुड़े हैं, अनुपम जी थोड़ा घर से बाहर भी थे, तो उनको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवार घोषित किए हैं। इनमें 16 राज्य और 2 यूटी हैं। 34 केंद्रीय मंत्रियों को फिर से टिकट दिया गया है। 3 पूर्व सीएम हैं, 28 महिलाएं हैं, 47 युवा हैं, 57 ओबीसी हैं, 27 SC हैं, 18 ST हैं। ये राहुल गांधी बड़ा राग अलाप रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि ओबीसी, SC, ST, गरीब, दलित, तो मुझे लगता है कि हल्ला मचाने के लिए तो ठीक है। अगर कुछ आप मैसेज भेजना चाहते हैं या कुछ भी आपके पास नहीं है तो आप जातियों की बात तो कर सकते हैं, पर अतीत पर अगर नजर डालें तो कांग्रेस ने तो कभी भी सिंसियरली, सीरियसली इस दिशा में काम नहीं किया है। तो ये जो सूची आपके सामने है, इस पर आपका नजरिया क्या है अनुपम जी? अगर मैंने, जैसा कि आपने कहा कि मैं बाहर था और मैं ठीक से देख नहीं पाया, पर अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो शायद इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारा है केरल से। एक केरल से दिया। हाँ, और मुझे याद पड़ता है कि शायद 2019 में एक भी टिकट एक भी मुस्लिम को नहीं दिया था। तो ये भी मैं समझता हूँ ये इनका पहली बार है और एकदम नया वो है। मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश के लिहाज से देख रहा था साहब, मैं दो एक चीज, चूंकि उत्तर प्रदेश में हूँ तो दो एक चीज मैं इसमें कहना चाह रहा था कि एक भी जीती सीट पर कहाँ कोई कैंडिडेट तो बदला नहीं उन्होंने। और आप देखिए कि कितने ढेर सारे लोग हैं, जगदम्बिका पाल हैं, भोले हैं, लल्लू सिंह हैं अयोध्या से, ये सब 75 प्लस की कैटेगरी में आते हैं। पर जो एक 75 प्लस का एक मापदंड भारतीय जनता पार्टी ने रखा था वो इसमें नजर नहीं आ रहा है। और जो पूरी की पूरी सीटें, देखिए इन्होंने टिकटें बदली, कहा इन्होंने टिकट बदली श्रावस्ती में साकेत मिश्रा पुलिस साहब, मुझे अगर ठीक याद है तो ये नृपेंद्र नृपेंद्र मिश्रा के मिश्र जो के बेटे हैं। साहबजादे, नहीं तो हाँ। इनका एक जमाने में IPS में हो गया था। और चूंकि इनकी अपनी एक जिद थी कि हम IAS ही बनेंगे, मुझे याद पड़ता है कि एक बार ये किस्सा मुझे नृपेंद्र मिश्रा पर्सनली बता रहे थे कि भाई उनकी जिद थी कि हम IAS ही बनेंगे, फिर उन्होंने IPS छोड़ दिया था, फिर शायद वो वर्ल्ड बैंक चले गए थे, कहाँ चले गए थे, कल्याण सिंह की सरकार थी, तो एक तो वो आ गए। यानी आपने टिकट वहीं बदले जहां आप हारे थे। बाकी तो आप देखिए, अब जैसे रामपुर है,
कहने को पिछली बार राम सिंह लोधी हटे थे, लेकिन घनश्याम लोधी ने चुनाव जीता। तो जितने जीते हुए कैंडिडेट्स थे, आपने कोई टिकट उनका बदला नहीं, आपने टिकट वहीं बदला जहां पे आप हार गए थे। और ये एक इतनी जबरदस्त सेम टू सेम लिस्ट बीजेपी की मैंने कभी ओंकार जी देखी नहीं। बीजेपी की लिस्ट तो बड़े बड़े पुरोधाओं की, जिसे कहना चाहिए टिकट कट जाता है। और हालांकि आज योगी आदित्यनाथ अपने दोनों मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के साथ और तमाम पार्टी के लोगों के साथ एक बैठक उन्होंने ये भी की है कि साहब जिनके टिकट कटे हैं यानी को नहीं मिला है टिकट, उनको मनाने के लिए। लेकिन ये जो टिकट है इसमें मोदी साहब की छाप वो मुझे जो नॉर्मली नजर आती है, अमित शाह की छाप जिसमें बड़े बड़े पुरोधाओं को टिकट कट जाते हैं, उत्तर प्रदेश के लिहाज से तो नहीं नजर आती। और उत्तर प्रदेश के लिहाज से 3-4 टिकट ऐसे हैं, देखिए जो जीती हुई आपकी सीट है पर उस पर आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो ये एक संशय डालते हैं। जैसे मेनका गांधी आपकी जीती हुई कैंडिडेट है, लेकिन मेनका गांधी का आपने टिकट डिक्लेयर नहीं किया। वरुण गांधी आपके जीते हुए कैंडिडेट हैं, उनका टिकट आपने डिक्लेयर नहीं किया। और एक और चौंकाने वाला नाम इसमें धीरेन्द्र जी, ब्रिजभूषण शरण सिंह भी आपने वहां भी टिकट उनका डिक्लेयर नहीं किया। रीता जोशी, जहां मैं यहाँ प्रयागराज में बैठा हूं, तो प्रयागराज पार्लियामेंट्री सीट में वो भी जीती हुई कैंडिडेट है, उनका टिकट आपने डिक्लेयर नहीं किया। पर यहाँ पे बाय एंड लार्ज माना जा रहा था कि रीता जोशी का टिकट कट जाएगा कई कारणों से, कि एक तो भाई वो 75 साल तो पार कर ही गई हैं, उनके लड़के ने बड़े जिसे कहना नाजुक समय में बगावत की थी। मुझे अगर ठीक याद है तो वो विधानसभा का 6ठा दौर चल रहा था पोलिंग का, और उसमें जाके उन्होंने अखिलेश यादव की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी का एक सदस्यता ले ली थी। और मैंने उस समय भी टीवी पे कहा था ये कदम इनका गलत भी है और इनको भारी भी पड़ेगा, क्योंकि तब एक इस तरह का एक माहौल बन गया था, आ रहे हैं अखिलेश। और मैं तो चुनाव के बीच में लगातार कह रहा था कि आ रहे हैं अखिलेश, नारा नहीं धमकी लग रहा है, और ये धमकी इनको भारी पड़ेगी। तो ये मैंने कई बार कहा है ओंकार जी। तो अब इसमें जो मैं मोटा मोटा ये देख रहा हूँ कि भाई अगर इसका मतलब ब्रिजभूषण शरण सिंह की, जब आपको सारे उम्मीदवार रिटेन करने हैं जीते हुए, अगर आपको जीते हुए उम्मीदवारों का टिकट नहीं काटा, अब देखो 29 टिकट बची, 29 टिकट में से 8 आप सहयोगी दलों को दे रहे हैं, 2 राष्ट्रीय लोकदल को दे रहे हैं, 2 अपना दल सोनेलाल को दे रहे हैं, 4 हो गई। फिर एक आप ओम प्रकाश राजभर को दे रहे हैं और एक निषाद पार्टी को दे रहे हैं, 6 हो गई। और तो इसमें आपके पास देखें कुल मिला के आपके पास एक और आ गए हैं, अभी अभी चित्र आ गया है जेपी नड्डा के साथ जयंत चौधरी, और ये अमित शाह के साथ जेपी नड्डा का बयान भी आ गया है कि एनडीए में जयंत चौधरी आपका स्वागत है। वाह 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 वाह, इतने दिन से बात हो रही थी और ये भी हम लोग के प्रोग्राम के बीच में ये काम होना था। तो इनके लिए बहरहाल 2 सीटें बागपत की और बिजनौर की तो छोड़ी गई हैं, मैं देख रहा हूँ। तो एक चीज जो मुझको समझ में आ रहा है कि जीते हुए कैंडिडेट से अगर आपको टिकट काटना नहीं है तो ब्रिजभूषण शरण का टिकट हम मान सकते हैं कट गया, रीता जोशी का टिकट हम मान सकते हैं कट गया, मेनका गांधी और क्या नाम है वरुण गांधी, इन दोनों के टिकट पे मैं नहीं कहता कट गया, क्योंकि ये दोनों ट्रिकी है ये मामला। चूंकि वरुण गांधी ने बीच में इतना आउटस्पोकन बिहेवियर था, सीधे सीधे भाजपा सरकार पे मोदी पे हमला था, तो उनको लेके काफी नाराजगी है पार्टी के अंदर, बहुत ज्यादा नाराजगी है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये थोड़ा एक वो है। और मुझे गुना का टिकट भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वहां पे सिंधिया का टिकट जो दिया गया केपी यादव को काट के दिया गया है, और केपी यादव वही शख्स है जिन्होंने सिंधिया को हराया था। तो ये एक बड़ी मजेदार बात है, मेरे ख्याल से इकलौता एक टिकट होगा जहां हारे हुए कैंडिडेट को टिकट दिया गया है और जीते हुए कैंडिडेट को काट के, जो दोनों लोग आपस में जिनका हुआ था, केपी यादव और सिंधिया का चुनाव हुआ था, केपी यादव जीते थे, क्योंकि केपी यादव एक जमाने में सिंधिया को अपना गुरु मानते थे। तो केपी यादव जीते और सिंधिया हारे, तो सिंधिया को टिकट दे दिया, केपी यादव का काट दिया, ये बड़ा दिलचस्प था। और दूसरे अनिल एंटोनी का ऑफकोर्स एक बड़ा दिलचस्प टिकट है, एक पहले मुस्लिम इसका क्या नाम है उम्मीदवार का भी बहुत दिलचस्प है, और वो तो वाइस चांसलर भी रहे हैं वहां पे, और काफी अच्छा, वो उनका वाइस चांसलर ही नहीं रहे, उनका नाम इस लिहाज से लिया जाता था कि वो छात्र राजनीति के विरोधी थे,
वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स खत्म करने पे आमादा थे। और बड़ी दिक्कत ये थी कि साहब वो लेफ्ट के सपोर्ट से वाइस चांसलर बने थे और बन के वो छात्र राजनीति खत्म करना चाह रहे थे। तो ये बड़ा उनको डिसअपॉइंटमेंट था, लोगों को बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट। एक चीज और मैं केरल में देख रहा हूँ कि साहब वहां पे खबर आ रही है कि साहब कांग्रेस का भी मोरले सब समझौता फाइनल हो गया है। और वायनाड में जो मुस्लिम, देखिए कम्युनिस्टों ने तो एनी राजा को खड़ा ही कर दिया, मुस्लिम लीग भी वायनाड में राहुल गांधी को बोल रही थी कि साहब हम अपना आदमी खड़ा करेंगे, 45-50% मुसलमान है, यहाँ आप क्या कर रहे हैं, ये तो मुस्लिम लीग की सीट है। लेकिन पता चला है कि वायनाड की सीट मुस्लिम लीग ने फाइनली राहुल गांधी के लिए छोड़ दी है। ये राहुल गांधी के लिए बहुत जबरदस्त, जिसे कह राहत की बात है, क्योंकि अगर साहब वायनाड से मुस्लिम लीग का आदमी आ जाता तो इनका केरल भी छूट जाता। फिर ये जाते कहाँ, अमेठी में लौटने की गुंजाइश बन नहीं रही है। और आंध्र प्रदेश में पिछली बार शून्य आया था, कर्नाटक में केवल खड़गे जीते थे और कोई नहीं जीता था। तो फिर जाते नहीं, कहाँ, खड़गे भी बड़ा हार मुश्किल गए हो थे। जाता। 2019 में तो खड़गे भी हार गए थे कर्नाटक में। अच्छा, 2019 वो भी हार गए थे कर्नाटक में। जी, तो कुल मिला जी। के मुझको समझ में आया कि हेमा मालिनी से लेकर जगदम्बिका पाल तक, एक कृपा शंकर सिंह का भी एक टिकट जौनपुर से बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां पे अभिषेक सिंह भी दावेदार थे। फिर धनंजय सिंह वहां पे बहुत जबरदस्त जोर लगाए हुए थे। और खास तौर से जब से नीतीश कुमार से इनका समझौता हुआ, धनंजय सिंह जनता दल यूनाइटेड के महासचिव है और नीतीश कुमार उनके लिए बड़ा दबाव बनाए हुए थे। तो ऐसे में अगर धनंजय सिंह निर्दलीय लड़ते हैं तो इनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वहां से किसी मौर्य को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। अब देखिए बसपा किसको लेके आती है, लेकिन कृपा शंकर सिंह का टिकट डेफिनेटली बहुत मुझे चौंकाने वाला लगा। ओंकार जी। जी, जी, जी। अच्छा, धीरेन्द्र जी, प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटना, रमेश विधूड़ी का कटना, प्रवेश वर्मा का कटना, ये इंडिकेट करता है कि नरेंद्र मोदी नहीं, ने रमेश विधूड़ी ऐसे का नहीं कटा है शायद, रमेश विधूड़ी का नहीं, नहीं नहीं, कटा है। वो वहां से रामवीर विधूड़ी को दे दिया है, रमेश विधूड़ी का काट दिया है। ओह, अच्छा, तो मैं वो विधूड़ी समझ के उस समय बातचीत में था, रामवीर नहीं, विधूड़ी। नहीं, नहीं, वो वो विधूड़ी है, रमेश पर वो विधूड़ी दूसरे को। विधूड़ी हैं। हाँ, हाँ, वो तो दूसरे हैं। हाँ, तो तो रामवीर इनका और रमेश। टिकट कटना क्या शो करता है कि नरेंद्र मोदी ने जो चेतावनी दी थी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और नेताओं को कि कोई भी विवादास्पद बयान आप ना दें, कंट्रोवर्शियल बयान देकर के आप विपक्षी दलों को हावी होने का और हम पर तोहमतें थोपने का मौका ना दें। इसके बावजूद हमने देखा था कि प्रवेश वर्मा हो, चाहे रमेश विधूड़ी हो, उन्होंने तो पार्लियामेंट के भीतर ही बहुत कंट्रोवर्शियल बयान दिए थे, कटवा वगैरह कह दिया था दानिश अली को। इसके अलावा प्रज्ञा ठाकुर का उससे भी काफ़ी नाराज़गी थी नरेंद्र मोदी की। तो एक मैसेज दिया है नरेंद्र मोदी ने। देखिए, उन्होंने एक लाइन तो ली है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक लाइन ले ली है। और लेकिन ये लाइन वो उनको कोई नुकसान तो पहुंचा नहीं रही है, और उनकी बाहर छवि जो है और बेहतर, चूंकि नरेंद्र मोदी एक साथ कई फ्रंट को खोल के रखते हैं और उन सब पे काम करते रहते हैं। क्योंकि कतर से आप लेके आए हैं जिन 9 सैनिकों को, जिनको सजाए मौत, उसके बाद आजीवन कारावास, तो आप कुछ चीजें, कुछ साख, कोई चीज जो इंटरनेशनल लेवल पर की जाती है वो है अलग। आप अपने लोगों को ये यकीन दिला चुके हैं कि आप हिंदू वोटों के लिए, हिंदू हितों के लिए काम कर रहे हैं, वो लगातार है, वो राष्ट्र हित है, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन आपको ये चीजें अपनी स्ट्रेचर को और अपने उसको बनाए रखने की जरूरत है, तो वो उसका भी इस्तेमाल करते हैं। आप प्रज्ञा ठाकुर पर तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा, बहुत ही तीखी और बहुत ही अपनी उस समय की थी कि कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, पूरी जिंदगी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो उस तरह की टिप्पणी के बाद दूसरा, मुझे लगता है कि एक और कारण भी है। अगर प्रज्ञा ठाकुर के बारे में हम लोग जब बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तो उनका कहना ये था कि प्रज्ञा ठाकुर का जनरली पार्टी के अंदर भी बहुत विरोध था, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं के साथ उनका सामंजस्य नहीं था, कोई बहुत ज्यादा उनका रिश्ता नहीं था। हालांकि इस मामले में विदुड़ी अपने लोगों के साथ काफी ताकत के साथ मिलते रहे। लेकिन हर्षवर्धन, मुझे लगता था कि हर्षवर्धन के साथ जितना मैंने उनको दिल्ली के चुनाव से कवर किया, उससे किया, मुझे नहीं लगता था कि उनको इतनी ज्यादा जितना वेटेज दिया जाता है उतनी उनकी कोई पकड़ वहां थी। बल्कि कृष्णा नगर या वो सिर्फ वो
वहां से उनकी सीट पर आपको याद होगा विधानसभा में किरण बेदी हार भी गई थी, क्योंकि इनको कोई काम नहीं किया हुआ था, इनका कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था, ये सिर्फ मोदी नाम से जीते हुए थे। मीनाक्षी लेखी का भी जो एरोगेंस है कार्यकर्ताओं के साथ वो चला गया, खुद इसी एरोगेंस के चलते गंभीर को पहले से ही लग गया था कि वो नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से मंच पे हुआ था, तानातनी हुई थी उनकी, तो वो सब चीजें मुझे लगता है कि ये उनके विधायक जो सांसद हैं और उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनको एक चैलेंज, वो चेतावनी भी है, और ये भी कि मोदी की स्टाइल जो है वो वही है, जो लाइन पार्टी की है उस पार्टी लाइन के साथ आपको खड़े रहना है, उससे आगे उससे पीछे जाना है। तो मुझे लगता है ये मैसेज तो है। अच्छा, ये बांसुरी को नई दिल्ली सीट से लाया गया है। इसके अलावा एक तो बांसुरी पर ही मैं टिप्पणी चाहूँगा, क्योंकि अभी उतनी मैच्योरिटी उनके वक्तव्यों में, उनकी बातचीत में लगती नहीं है। हालाँकि ये तो हम पहले से ही तुलना करते रहे हैं, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन की, गावस्कर के उसके बेटे की, सुषमा स्वराज से इनकी तुलना होगी। सुषमा स्वराज तो एक अलग ही स्तर की लेडी थी, बहुत सुलझी हुई लेडी थी। वहाँ तक पहुँचने में तो इनको बहुत लंबा समय लगेगा। पर बांसुरी को टिकट देना, मीनाक्षी लेखी का काटना, और ये चर्चाएं कि मीनाक्षी लेखी को और नुपुर शर्मा को शायद दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए स्पेयर रखा जाएगा, इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, बांसुरी का और उनके बीच का तो बहुत ही एक विवाद अभी हुआ था। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही, अगर 2 दिन पहले आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो बांसुरी का नाम बहुत तेजी से था नई दिल्ली के लिए, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार मीनाक्षी लेखी ने किया था वो बहुत ही मतलब पार्टी के अंदर उसको बहुत सही नहीं माना जा रहा था, और ऐसा मुझे लगता है बांसुरी को सही समय पे टिकट दिया गया है। बांसुरी बहुत उनके बीच में लोकप्रिय भी है, अपने जो यूथ का काडर है उनका, और काफी मेहनत के साथ, मतलब जिस तरह से ये शुरुआत में नहीं लगा, मतलब आप ये देखिए जब वो नाम जरूर उनके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा पार्टी के बाहर लोगों में उसका फायदा उठाया वो ऐसा नहीं दिखता, खुद से मेहनत करती हुई दिखी, काफी वो दिखाई दिया है। और मीनाक्षी का थोड़ा सा एरोगेंस तो दिखता था, लेकिन अगर वो दिल्ली में ले जा रहे हैं, मुझे तो अभी नहीं लग रहा कि दिल्ली में नुपुर शर्मा को, क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे हैं जिस स्टेचर की, उसी स्टेचर के चलते नुपुर शर्मा को उन्होंने पीछे भी हटाया था, अगर आप देखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह की टिप्पणियां आई थी, फिर बाद में खैर सुप्रीम कोर्ट को तो कल भी एक हाई कोर्ट की टिप्पणी, और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज थे रिटायर्ड सीकरी साहब, उन्होंने भी एक एनबीएसए में नहीं, टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो धीरेन जी बहुत ही वाहियात थी। हाँ, नुपुर वो शर्मा तो को ही उन्होंने एक तरीके से जिम्मेदार एक ठहराने की वही कोशिश की। आज मैं वही कह रहा हूँ, एक और हाई कोर्ट की ऐसी टिप्पणी आई है जिसमें उन्होंने मुस्लिम हाँ, महिला के शरीयत के आधार पे कहा है कि साहब ये हराम है उसके साथ रहना, मतलब बाकी सब इस देश में शरीयत से चलेगा। लेकिन मेरा कहना ये था कि नुपुर को भी मुझे शक है, मैं ये नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता जब तक कि उनको टिकट, क्योंकि उनके टिकट की चर्चा हो रही है अभी भी, नुपुर के टिकट की कई जगह से चर्चा है कि नुपुर को टिकट दिया जाना है, लेकिन मुझे शायद उसमें इस दिल्ली भी है, तो लेकिन मुझे अभी लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से टिकट काटे और जो चेहरे कटे हैं उन सबको देख के, तो लेकिन ये है बांसुरी का टिकट ठीक टिकट है, और सही समय है इस समय उनको, मुझे लगता है कुछ लोगों को ग्रूम भी करना चाहेंगे, ये लीडरशिप कुछ तो चाहेगी, क्योंकि ये मौका ये उत्तर प्रदेश में चूक गए हैं। उत्तर प्रदेश में जो उम्र के हिसाब से देखें तो आप कम से कम 10 सांसद ऐसे हैं जिनको इनको एक रिप्लेसमेंट देना चाहिए था, लेकिन बाकी सब जगह दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका स्वागत ही करना चाहिए, वो ठीक एक टिकट है। और अनुपम जी, ये जो भोजपुरी कुनबा बढ़ाया जा रहा है, पहली पहली लिस्ट में 4 भोजपुरी सितारों को टिकट दिया गया है। मनोज तिवारी का कंटिन्यू रखा गया है। इसके अलावा रवि किशन को कंटिन्यू रखा गया है गोरखपुर से। निरहुआ को कंटिन्यू रखा गया है आजमगढ़ से। और आसनसोल से पवन सिंह को, अगर टीएमसी फिर से शत्रुघ्न सिन्हा को उतारती है तो उनके खिलाफ उतारने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसे किस तरीके से देखते हैं? इसका इम्पैक्ट बहुत कहाँ कहाँ दिलचस्प आपको है, दिखाई? बहुत 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 दिलचस्प है ओंकार जी। एक साथ भोजपुरी देखिए, एक ऐसी लैंग्वेज थी, एक ऐसा क्षेत्र था
जो मैं समझता हूँ तकरीबन सारी सरकारों में बड़ा इग्नोर्ड रहा, बहुत लंबे समय तक इग्नोर्ड रहा। और बाकी तो आप जाने दें, राज्य सरकारों में इग्नोर्ड रहा, केंद्र में तो आप जाने ही दें, संसद में तो आप जाने ही दें, विधानसभा में इग्नोर्ड रहा। अब ऐसे में अच्छा, भोजपुरी एक ऐसा एक कल्चर है कि जहाँ पे बड़ा म्यूजिक ड्रिवन कल्चर है, आप देखें तो वहां पे म्यूजिक की बड़ी वैल्यू है, वहां म्यूजिकल स्टार्स की बड़ी वैल्यू है। तो ऐसे में चार चार स्टार्स पे दांव लगा देना, तीन पहले ही थे, आप पवन सिंह को भी ले आए, तो और बड़े लोकप्रिय लोग हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि इसका असर आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से लेकर तमाम जगह जहां पे आपको ये इस इलाके के लोग, जैसे अब आसनसोल ही है, वहां पे बहुत बड़ी एक प्रवासी जनसंख्या है जिसकी वजह से लोग वहां गए, तो वो जिसकी वजह से पवन सिंह को वहां भेजा गया। दिल्ली के बहुत एरियाज हैं जहां पे आपको इसका असर नजर आएगा। तो ऐसे में एक लंबा लंबा दाव है, इसमें दो राय नहीं है। और अभी बात हो रही थी कि जो थोड़ा सा बड़बोले टाइप के लोग थे या इन्होंने जिन्होंने ज्यादा बोला उनको दरकिनार किया गया, डेफिनेटली किया गया है। हालांकि मीनाक्षी लेखी का मेरा दिल से मानना है कि उनको विधानसभा में मौका मिलेगा। और जहां तक नूपुर शर्मा का सवाल है, मुझे कभी नहीं लगता, जैसे कपिल मिश्रा है, कपिल मिश्रा की बड़ी चर्चा थी, लेकिन मैं उस समय भी कह रहा था कि कपिल मिश्रा को ये दिल्ली विधानसभा में आजमाएंगे। अभी एक बात तो आप मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी को किसी को अपने क्रेडिट दें ना दें, पर वो एक चुनाव छोड़ सोच के तो कभी उनकी वो बनती नहीं रणनीति की, साहब अभी देख लो क्या हो रहा है, फिर देखा जाएगा। उनकी रणनीति हमेशा आगे के चुनावों को ध्यान में रख के होती है। तो मेरा पहले भी मानना था कि साहब कपिल मिश्रा को दिल्ली विधानसभा के लिए बचाया जाएगा, मेरा अभी भी मानना है। हालांकि मैं ये भी कह रहा था कि गौतम गंभीर को दिल्ली विधानसभा में अच्छे से यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो बाहरी हैं और वो दिल्ली के कल्चर के वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने देख रहा हूं कि आज राजनीति से ही हटने की इच्छा व्यक्त कर दी। बहरहाल मैं मानता हूं कि नूपुर शर्मा को भी आप संसद में नहीं देखेंगे, संसद में इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि नूपुर शर्मा को लेकर आपने इंटरनेशनल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो वास्तव में एकदम, मैं बाकी सब नहीं कहूंगा, एक लाइन में कह रहा हूँ, गैर कानूनी टिप्पणी थी, गैर कानूनी, वो कानून से, और दुर्भाग्य ये है कि वो टिप्पणी करने वाले जो जज हैं वो आने वाले समय में इस देश के चीफ जस्टिस बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है उनको, वो सब लाइन में हैं। और उनकी वो टिप्पणी तो मैंने जिस समय थी तभी मैंने इसके बारे में खुल के लिखा था कि साहब गैर कानूनी टिप्पणी है, वो गलत टिप्पणी है, उसका कोई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उतना फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा कि साहब नूपुर शर्मा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दिक्कत आ सकती है। इसलिए अगर आपको नूपुर शर्मा को जगह देनी होगी तो आप उनको राज्य स्तर पे देंगे, केंद्र स्तर पे नहीं देंगे। और जैसे अगर आप उन्हें संसद में लाएंगे तो जाहिर है फिर ये एक इंटरनेशनल इशू बनेगा, लेकिन अगर आप उनको विधानसभा में लाते हैं तो मैं मान के चलता हूँ इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा। तो इसमें दो राय नहीं है कि साहब जो लोगों ने बहुत अपने कद से बढ़ के बयान दिए हैं, मोदी जी ने उनको एक संदेश तो दिया है, और ज्यादा बोलने वालों में हमारे गिरिराज सिंह भी शामिल हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि गिरिराज सिंह रिपीट होंगे, गिरिराज सिंह रिपीट होंगे। एक बात और भी है, मैं कई बार से कह रहा हूँ, जब से 400 पार का नारा लगा है ओंकार जी, मैं लगातार जी, कह जी। रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार कभी नहीं होती, ये कॉम्प्लिसेंट कभी नहीं होते। आप इनके मतलब एक बार जो 2004 में इनको झटका लगा, तो आप समझिए कि वो एकदम उनके लिए एक लेसन हो गया। और अभी भी मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा बात करती है 400 पार की और नजर रखती है 272 पे, कि ठीक है 400 पार जाए 500 पार जाए वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे बड़ी प्राथमिकता उनकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को तीसरी बार वापस लाना। और लगता है नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है। धीरेन जी, तब तक मैं आपसे एक मेरा जी, जी। कनेक्शन शायद कट गया था ओमकार जी। जी, तो अनुपम जी, आप अपनी बात एक्चुअली पूरी यहाँ करिए। जी, जी। आज बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे प्रयागराज में। जी, तो जी। देश के सबसे बड़े सूबे में जो जिस तरह उन्होंने टिकट बरकरार रखे, वो अपने आप में इस बात का सबूत है। लेकिन उसमें भी आपने देखे उन्होंने कंट्रोवर्शियल लोगों को पकड़ा, उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को नहीं टच किया, और मैं मान के चल रहा हूँ बृजभूषण का टिकट कट जाएगा।
और ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जब बड़बोलेपन की बात हो ही रही है तो वरुण गांधी का क्या होगा। ओंकार जी। मुझे लगता है वरुण गांधी को नहीं देंगे, मेनका गांधी को तो फिर भी दे सकते हैं, पर वरुण गांधी का टिकट कटने पर मेनका गांधी चुनाव लड़ेगी, ये देखना मुझे मुझे दिलचस्प होगा। मुझे मुझे मेरा 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 एक प्रेडिक्शन है, हालांकि इस चीजों में प्रेडिक्शन नहीं होना चाहिए। मुझे जो लगता है ओंकार जी कि मेनका को ऑफर होगा पीलीभीत से लड़ने के लिए, क्योंकि पीलीभीत में अगर आप वरुण का टिकट काट देते तो सीट खतरे में आ जाएगी। तो मेनका को ऑफर होगा पीलीभीत से लड़ने के लिए, और सुल्तानपुर में इनको और बेहतर कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। अगर मेनका इसको माने तो, क्योंकि मेनका खुद मान के चलती कि उनकी राजनीतिक पारी खत्म हो रही है और अब उनके लड़के का भविष्य है, तो एक माँ के तौर पे मेनका इसको मानती है, नहीं मानती है, और शायद इसीलिए इन टिकट का, इन सीटों का अभी तक इनकी घोषणा नहीं। धीरेन जी, ये जो 195 लोगों की सूची जारी की गई है, उसके बाद मैं विपक्ष के नेताओं के बयान देख रहा था, अलग-अलग टीवी चैनलों पर भी, सोशल मीडिया पर भी, और मुझे ताज्जुब होता है कि कांग्रेस वाले ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि जी दिल्ली के 4 लोगों को आपने बदल दिया, इसका मतलब ये है कि वो उनकी लोकप्रियता जो है वो शून्य थी, उन्होंने कुछ किया नहीं था, उनके हारने की आशंका थी, इसलिए आपने चेंज कर दिया। कुछ इसी तरह की बातें वो सब कर रहे हैं। सब जानते हैं पिछली बार प्रवेश वर्मा सर्वाधिक मतों के अंतर से जीते थे, और दिल्ली और हरियाणा दोनों ही सूबों में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी-बड़ी अंतर से जीतें दर्ज हुई थी। उत्तर प्रदेश में भी कई सीटों पर ऐसा हुआ था। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी चुनाव होता है, उसमें परसेप्शन और आक्रामकता ये बहुत मायने रखती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सबसे पहले 195 कैंडिडेट खड़े करके एक तरह की बढ़त हासिल कर ली है बाकी सारे दलों पर। ये तो अभी भारत जोड़ो यात्रा और लंदन यात्रा ही कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने तो जाहिर है अगर करीब 200 कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, घोषित कर दिए, इसका मतलब इनकी तैयारी तो काफ़ी पहले से चल रही थी, और इनकी प्रत्याशियों को चयन करने की एक लंबी और काफ़ी जटिल प्रक्रिया भी है। कई स्तरों से उसकी रिपोर्ट आती है। कांग्रेस पार्टी या दूसरे दल क्या उस तरह की तैयारियों में आपको कहीं भी दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सिर्फ कैंडिडेट अनाउंस कर देने से तो नहीं होता कि उन्होंने बहुत तैयारियां की हों या वो, क्योंकि एक पार्टी पूरा एक स्ट्रक्चर पूरा कैसे तैयार करती है वो देखना होता है। ये आपने बोला ही है कि कितने तरीके से, कितने लेवल से ये लोग करते हैं। इसके बावजूद इन्होंने 195 लोगों का नाम फाइनल कर दिया, जबकि चुनाव अनाउंस नहीं हुआ। उम्मीद की जा रही कि 12 मार्च को वो होना चाहिए, 12 या 11 में, लेकिन तब से पहले ही इतनी तेजी से किया। कई प्रोसेस की मीटिंग हुई, नीचे से मीटिंगें हुई। चुनाव में तो टिकट अनाउंस कई सीटों पर आपने देखा अखिलेश कर चुके हैं, वो कर चुके हैं, लेकिन वहां इतनी ज्यादा की जरूरत नहीं है। वहां 2 लोग मिलके बैठ के फैसला कर सकते हैं, बल्कि एक ही कर सकता है। उसके बाद उनके बाद नाम दे दिए जाएंगे और उनको मान लिया जाएगा, क्योंकि ये मालूम है जिनको टिकट दिया जा रहा है उनको यादव प्लस मुस्लिम वोट देने की उनको लगता है कि हमने ये चाबी इनको दे दी। इसके उलट बीजेपी ने एक लंबा काम किया, लंबे समय तक सोचा, और जो मुख्य विपक्षी पार्टी जिसको कहा जा रहा है वो कांग्रेस, उसकी अभी कोई कमेटी इस तरह की नहीं बैठ रही है, इस तरह की मीटिंग, क्योंकि वो अभी तक इस बात में उलझे हुए हैं कि कितना गिर के या कितना गिरा के समझौते करने चाहिए अपने सहयोगियों के साथ। वो अभी तक इस पर हैं, क्योंकि जो बाकी रीजनल पार्टियां हैं उनके अपने ताकत है, अपने लोग हैं, अपने वोट है, लेकिन कांग्रेस को तो अभी ये देखना है कि उसके वोट कहाँ हैं, उसके लोग कहाँ हैं। तो वो सब जब वो वोट देख लेगी और लोग देख लेगी, उसके बाद अनाउंस करेंगे। क्योंकि आज मैं बड़ा आश्चर्य में था जब उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि साहब, जो सीनियर नेता हैं उनको पब्लिक मंच पर नहीं कहना चाहिए कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर चोट पहुंचती है, धक्का लगता है। आप ये सोचिए किस लेवल पर वो पार्टी खड़ी है कि वो यशपाल आर्या, प्रीतम सिंह
हरीश रावत और कई नाम आप गिनते चलिए जिनको बड़ा नाम कहा जा रहा था, उन्होंने चुनाव लड़ने से सार्वजनिक तौर पे इनकार किया है। हरीश रावत ने मतलब अभी उस तरह नहीं आए, लेकिन हरक सिंह रावत, ये सब लोगों के नाम आ चुके हैं। और पार्टी का जब आप उस बेचारगी को सोचिए कि वो ये कह रहे हैं कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे तो मत लड़ो मेरे भाई, लेकिन कम से कम पब्लिक फोरम पे तो मत कहो, ताकि दूसरा कोई लड़ने के लिए टिकट मांगने आ जाए, नहीं तो लोग ही भाग जाएंगे। भाई टिकट मांगने ही नहीं आएगा तो कैसे लड़ेगी पार्टी। तो आप ये सोचिए, ये इनकी तैयारी का स्तर है। उत्तराखंड में पिछली बार 5 की 5 सीटें जीती थी, आज 3 सीटों पर अनाउंस कर दिया है, 2 बची हैं, वो सब हो जाएगी। कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जो 17 सीटें मिली है उनके लिए कैंडिडेट खोजने हैं, उनको ढूंढना है कि कौन कौन आदमी हमारे से लड़के हारना चाहता है। दो ये समझौता ही है, क्योंकि कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। आप हरियाणा में देखिए, आप बराबर के किसी और राज्य में देखिए, अभी तक जिस शख्स को ये कहा जा रहा था, आपने देखा होगा कि कितना ज्यादा लीडरशिप है मध्य प्रदेश की, कमलनाथ को ये कहना शुरू किया। और लीडरशिप से ज्यादा तो उन यूट्यूबर्स को देखिए आप, जैसे अशोक कुमार पांडे टाइप, जिन्होंने कहना शुरू कर दिया था हम तो पहले से ही जानते थे ये ऐसा है, ये पार्टी छोड़ रहा है, अब उन्होंने छोड़ी नहीं, अब वो कह रहे मैं राहुल के साथ घूमूंगा। तो इतने जब असमंजस में है पार्टी को, ये मालूम ही नहीं कि ये जिसको मैं कह रहा हूं ये कल को मेरे साथ रहेगा कि निकल जाएगा। ये जब पार्टी को ये मालूम नहीं है तो वो पार्टी टिकटों पर बात कहां करेगी, क्योंकि ले देकर उसके बात करने वाले हिमाचल में तो इस समय कोई टिकट से ज्यादा सरकार बचाने पे लगे हुए, क्योंकि सरकार बच जाएगी तो टिकट तो बाद में लड़ा जाएगा, पहले तो सरकार बचे। और कर्नाटक में इनको बहुत ज्यादा सुना नहीं जाएगा, क्योंकि जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सिद्धारमैया के सामने कोई वो नहीं रखता है, कोई स्टैंड नहीं है उसके सामने। DK शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों उससे बड़े आदमी हैं, तो इसीलिए इनके पास कुछ भी देने और कहने के लिए नहीं है। इनकी दिक्कत ये है कि ये जिस तरह से तेलंगाना में अभी आए हैं, तेलंगाना में लेकिन BRS ने बहुत कोशिश की बीजेपी के साथ जाने के लिए, बीजेपी ने अभी उसको कोई उस पर कोई बातचीत नहीं हुई बल्कि मना किया है। लेकिन वहां भी कांग्रेस अपने आप को बहुत ताकतवर स्थिति में पा रही हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस से अभी जिस तरह की, क्योंकि अभी आप देखिए ममता बनर्जी का मैं बयान देख रहा था कि उन्होंने कहा था जीतेंगे 200 पार 200 पार, 100 पार हुए क्या। लेकिन ममता बनर्जी जी, आप भी बाहर TMC के दम पर बहुत चुनाव कभी नहीं जीत पाएंगी लोकसभा का, किसी भी राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, दूसरे राज्यों में। हालांकि आपने गठबंधन में आप ये देखिएगा वो बिना शर्त वो कहेंगे कि हमारा समर्थन अखिलेश यादव को है, मसलन जैसे उनका कोई वोट यहाँ उनके नाम पर हो। जैसे JDU को आप देखिए, JDU का बहुत सही से उन्होंने अनुपम जी ने बताया कि कितने दिन से धनंजय सिंह सिर्फ इसी आस में बैठे हैं कि JDU को सीट मिलेगी और मैं इससे लड़ूंगा, तो जी, ना जी। वो सीट वहां मिल रही है। तो ये मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियां भी ऑफ गार्ड है। वो इस समय पब्लिक का मूड क्या है ये तो चलो हम लोग जितना देख के बता रहे हैं, लेकिन विपक्षियों का मूड क्या है ये उनकी तैयारियों से पता चल जाता है। बिल्कुल सही बात है। अनुपम जी, आपको क्या लगता है, बिहार इन्होंने अभी टच नहीं किया, महाराष्ट्र अभी इन्होंने टच नहीं किया, पश्चिम बंगाल की ज़रूर आधी सीटें घोषित कर दी हैं। तो ये 2 राज्य कहीं विचार-विमर्श के स्तर पर, दावेदारी के स्तर पर कुछ गड़बड़ है अभी? और हम तो जैसा भारतीय जनता पार्टी का तौर तरीका जानते हैं, जब तक सारी चीज़ें सुलझ ना जाएँ, वो बाद के लिए कुछ झगड़ों के लिए मौका नहीं छोड़ते। जब तक सारी चीज़ें सुलझ ना जाएँ, तय ना हो जाएँ, तब तक टिकट घोषित ही नहीं करते। एकदम सही कह रहे हैं ओंकार जी। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट बदला नहीं जाता। मतलब हमने समाजवादी पार्टी में तो, मैं जहाँ प्रयागराज में बैठा हूँ, जिस सीट से बैठ के बात कर रहा हूँ वहां 4 बार टिकट बदला गया, और जब 5वीं बार उन्होंने बदल के दिया तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको लेने से इनकार कर दिया, कहा कि नहीं साहब आप लेट हो गए। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी टिकट बदला इसीलिए नहीं जाता क्योंकि वो सारी संभावनाओं को ध्यान में रख के होता है। आज मैं फिर कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टी CM और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ सिर्फ इस बात की बैठक कर रहे थे कि जो लोग नाराज हैं उनको कैसे संतुष्ट किया जाए, उन्हें कैसे बनाया जाए। अच्छा, अभी मैं देख रहा था, लिस्ट देख रहा था, और जैसे बाकायदा कैलकुलेट करके दिया गया पुंडित साहब। मतलब जैसे भारत में 9% आदिवासी जनसंख्या है तो 9% आदिवासियों को टिकट मिला है, 15-16% दलितों को मिला है, 28-29% 30%,
ओबीसीज को मिला है। तो मतलब ये तो बकायदा जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी करके दिखा दिया साहब इन्होंने। तो एकदम और बाकायदा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके कर दिया। ये बड़ा दिलचस्प है। तो बिहार की बात कर रहे थे सर आप, तो उसमें ये है कि देखिए बिहार में जाहिर है एक अब एक टिपिकल बात है वहां पे एक बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसको जो इस समय बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ एक समझौते में बहुत ढेर सारे दांव पेच हैं, बहुत ही ढेर सारे दांव पेच हैं उसमें। जब से सरकार बनी है तब से भी आप देख लीजिए, सम्राट चौधरी का रुख देख लीजिए, तमाम लोगों का रुख दे, वो आपको नजर आ रहा है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो वहां पे समझौता आसान नहीं होगा। पंजाब की सीटें उन्होंने नहीं डिक्लेयर की, जबकि पंजाब की आसानी से डिक्लेयर कर सकते थे। पंजाब में तो वैसे भी आपका कोई स्टेक भी नहीं है खास, लेकिन पंजाब की सीट न डिक्लेयर होने का एक बहुत स्पष्ट ये तो अब बात हो गई कि वहां पे शिरोमणि अकाली दल से आपकी बात चल रही है, और जब तक आप उससे बात कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आप उस सीट को नहीं डिक्लेयर करेंगे। वरना पंजाब की सीट होल्ड करने का कोई मतलब नहीं था जब इतनी जगह की हो गई। और फाइनली महाराष्ट्र की जहां तक सवाल है, महाराष्ट्र मेरा अपना मानना है कि जो एनडीए है और जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके लिए सबसे ट्रिकी, सबसे पेचीदा जो राज्य होगा वो अभी तक महाराष्ट्र है। उसमें दो तरह के एकदम अलग अलग सर्वे आ रहे हैं जिनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। और सही पूछे तो महाराष्ट्र के लोगों से बात कीजिए तो उनको यही समझ में नहीं आता कि हम किसको वोट करें, या हमने किसको वोट किया, या हम किसको वोट करेंगे तो वो वोट कहाँ जाएगा। ये तक नहीं मालूम कि हम किसको वोट करेंगे तो वो वोट कहाँ जाएगा। मतलब शरद पवार और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का ये जो एक गठबंधन है वो इतना ज्यादा बेतुका है। फिर जो शिवसेना की जो फूट है और जो उसमें जो दो अलग अलग फैक्शन है, उसने शिवसेना कैडर को इस कदर विभाजित और कंफ्यूज करके रख दिया है। फिर आम आदमी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसको वोट दे, तो किसको जाएगा, तो मोदी को जाएगा तो कैसे। तो एक महाराष्ट्र एक क्या वो है एक आपके लिए एक पंचायती मामला है। तो मैं बिल्कुल मान सकता हूँ कि उसमें वहां पे दिक्कतें आपको आ रही होंगी। वैसे इस तरह की भी खबरें हैं कि साहब उद्धव ठाकरे से अभी चैनल बंद नहीं हुआ है। अच्छा, आप आपसे बात हो रही थी ओंकार जी, तो आप कह रहे आपसे बात हो रही थी कि उद्धव ठाकरे को वापस लेने में भारतीय जनता पार्टी को बहुत हिचक होगी। तो मैं बताऊं कि जयंत चौधरी को वापस लेने में बीजेपी को बहुत हिचक थी, नीतीश कुमार को वापस लेने में बीजेपी को बहुत हिचक थी। पर बीजेपी ने बहुत ढेर सारे गठबंधन कुछ इस नजर से किए हैं कि इससे हमको ताकत मिले या ना मिले, विपक्ष एकदम शक्तिहीन और विपक्ष एकदम छिन्न भिन्न हो जाए। ओंकार जी। जी, जी, वहाँ काफ़ी पेचीदगियाँ हैं महाराष्ट्र में। और जो मैं कह रहा था कि ये उद्धव ठाकरे को नहीं लेंगे, तो इस चुनाव में तो ये खतरा मोल नहीं लेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने इतना रायता फैला रखा है, इतनी बयानबाजी कर रखी है कि बहुत ओम मुश्किल है। दूसरे ओम प्रकाश राजभर ने भी कर रखी थी। हाँ, दूसरे एकनाथ शिंदे अब शिवसेना के असली मालिक हैं, उन्हीं के पास निशान भी है। और जब आप इस तरह का अचानक कोई फैसला करते हैं, तो इसका मतदाताओं पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मतदाता जो है वो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही रिएक्ट करे, ये ज़रूरी नहीं है। पर राजनीति में संभावनाओं का खेल माना जाता है राजनीति, तो मैं आपकी बात भी मान कर के चलता हूँ। पर नहीं नहीं, मेरी कोई बात नहीं, सम मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा। संभावनाएँ बहुत कम है, संभावनाएँ बहुत कम है, ना के बराबर है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों का, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।